गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी? वेरी गुड। दोस्तों, जैसा कि सभी को इंतजार था CET 10+2 के एग्ज़ाम का, काफ़ी दिनों से आप लोग स्टडी कर रहे थे 10+2 के लिए। देखिए, सबसे पहले तो तारीख के मैं आप लोगों को बता देता हूँ वापस से, अगर किसी ने अब तक भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करे हैं तो दिनांक 4, 5 और 11 यह आप लोगों की डेट है। एग्जाम की डेट क्या है? 4, 5 और 11। वो तो मैं क्रॉप करूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग ये क्योंकि 4 देखो कैसा बना है। ठीक है। हाँ, तो सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग। आप लोगों की एग्जाम की जो डेट है CET 10+2 की 4, 5 और 11 डिसाइड हो चुकी थी। काफ़ी दिन हो गए एग्जाम की डेट आप लोगों को पता चले, तो आप लोग देखना कि 4, 5 और 11, और आज तारीख कितनी हो गई है? 1 तारीख, 1 फरवरी हो गई है। आप लोगों के पास में लास्ट 3 डेज है। अब ऐसे में क्या करना है उसके बारे में आज अपन लोग सभी इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो ठीक है कि मैराथन क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज जीके की, तो 4, 5 और 11 तारीख के लिए सभी ने अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। वैसे तो नहीं किए हो तो आज ही जाकर के अपनी SSO ID पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। ठीक है बेटा। कुछ सामान्य जानकारी है एग्जाम से संबंधित, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों को तो इतनी दिक्कत आई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारे पेपर्स दिए हैं, पहले बहुत सारे पेपर दे चुके हैं वो लोग। लेकिन 4, 5 और 11 को जो CET का एग्जाम होने वाला है ना 10+2 का, 10+2 मतलब 12वीं पास जो विद्यार्थी सिर्फ 12th करके और इसकी तैयारी कर रहे थे ना, तो उन लोगों का हो सकता है फर्स्ट पेपर हो। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का फर्स्ट पेपर है कॉम्पिटिटिव। ठीक है। और कंपटीशन का पेपर भी ऐसा जिसमें डायरेक्ट नौकरी भी नहीं लग रही है। ठीक है। एक तरीके से मान लो कि आगे जाकर के अगर आप लोगों को कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो कांस्टेबल के लिए एक प्री एग्जाम हो गया। ये LDC की तैयारी करनी है तो उसका प्री एग्जाम पहले 1 पेपर होगा, अब आपका प्री और मेंस के हिसाब से 2 पेपर मान लो। ठीक है। तो CET का एग्जाम जो है राजस्थान में सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ये आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, इस बारे में अपन काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं पहले। फिलहाल आप देखेंगे कि जो 10+2 वाले विद्यार्थी हैं, यानी कि 12वीं पास करके और जो CET की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश ये है बेटा कि समय से पूर्व एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे भी ऐसा देखा गया कि बहुत सारे सेंटर्स पे विद्यार्थियों को प्रवेश करने से रोक दिया गया क्योंकि समय की वजह से। तो आप लोग, वैसे तो ऑफिशियल जो आदेश है उसमें बताया कि 1 घंटे पूर्व आप लोगों को पहुंचना सुनिश्चित करना है, लेकिन फिर भी आप लोग, मैं तो ये सलाह दूंगा कि 1 घंटा क्या 1.5 घंटा 2 घंटा पहले पहुंचाओ एग्जाम सेंटर पर। ये आवश्यक है, क्योंकि 9 बजे से पेपर होता है और आजकल देखो सर्दियों का टाइम है, धुंध वगैरह रहती है, सुबह सुबह जाम भी रहता है। तो आप लोग उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सेंटर पर जिनका 9 बजे का पेपर है वो 7 बजे जरूर पहुँचे। उसके बाद में वहाँ बैठ लें, कोई दिक्कत नहीं, चाय पानी पियो, कोई आपकी इच्छा है वो। तो सेंटर पर पहुंचना 7 बजे सुनिश्चित करें। उसके बाद में जो दूसरी शिफ्ट का है वो आराम से अपने 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाए। साथ में क्या लेना है? एक कोई फोटोकॉपी वगैरह किसी आधार कार्ड वगैरह की लेनी नहीं है, सिर्फ एक ओरिजिनल आधार कार्ड आप लोगों को लेना है। एक फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो ज़रूर रख लेना भैया साथ में। एक पेन लेना है आपको, ब्लू या ब्लैक। ठीक है। ध्यान रखना पेन आपका पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग को ऐसा पेन लेंगे जैसे कि ये मार्कर है, इसके अंदर की रिफिल दिख नहीं रही है, उसके अंदर आर पार रिफिल दिखनी चाहिए, इस तरीके का पेन चलेगा। बॉयज़ के लिए ज़्यादा बाउंडेशंस नहीं है, गर्ल्स को विशेष ध्यान रखना है। जो भी आपने आभूषण आप लोगों ने धारण किए हुए, कानों में, नाक में, या फिर कोई कंठहार पहन रखा हो, किसी की निशानी पहन रखी हो, वो सभी आप लोगों को अलाउ नहीं है। ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिर आप लोग एन वक्त पर ढूंढते हो कि यार किसी से खुलवा करके आए फटाफट से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी परमानेंट होती है जो सुनार से ही खुल पाती है। तो वो आप लोग पहले से ही डिसाइड करके जाएं कि भैया ये चीज़ें मेरे को करके जानी है। ठीक है। ड्रेस का भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग, बस ये है कि बटन जिस पे होते हैं मेटल के, वो आप लोगों के अलाउ नहीं है। मेटल की कोई चीज़ अलाउ है ही नहीं। कई बार पेन होता है, पेन का कैप होता है ना, वो भी मेटल का होता है। कई बार ध्यान रखना, उस कैप ढक्कन को खोल करके ही जाना पड़ेगा, सिर्फ खोखा ही लेके जाना पड़ेगा। तो वो ध्यान रखना आप लोग। तो पेन ऐसा लेकर के जाए जो पूरा कंप्लीट प्लास्टिक का हो। बटन वाली जैकेट, शर्ट,
जिनमें मेटल हो, मैं फिर बोल रहा हूँ ये अलाउ नहीं है। बाद में बटन तोड़वाएंगे, वहाँ पे क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि सभी के पास में आजकल स्वेट शर्ट्स वगैरह होते हैं, वो आराम से पहनो। ठीक है, ये बेस्ट एक ड्रेस है आपकी। जूतों पर कई सेंटर्स अलाउ कर रहे हैं, कई सेंटर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोशिश करो कि आप स्लीपर्स में जाओ, बाकी शॉक्स पहन सकते हो। ठीक है, बाकी शूज़ पहन जाओ, कमरे के बाहर खुलवा भी लिया जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्दियां हैं तो शूज़ वगैरह अलाउ किया था हमारे जैसे कि कई विद्यार्थियों ने सीईटी ग्रेजुएशन का दिया था, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का जो वेशभूषा है एग्ज़ाम की, उसकी आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। किसी भी प्रकार का मोबाइल आप लोग लेकर के ही नहीं जाएं तो बढ़िया है, अगर गार्जियंस के साथ जा रहे हैं तो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि 12वीं पास करने के बाद में पहला पेपर है ये आप लोगों का। हो सकता है आरएससीआईटी का एक पेपर दिया होगा, इसके अलावा तो क्या पेपर दिए होंगे अभी। ठीक है, अब 10+2 में वो विद्यार्थी भी है जिनको ग्रेजुएशन किए हुए टाइम हो गया, ग्रेजुएशन हो चुकी है, क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जाम हो रहा है। लाइक एलडीसी की वैकेंसी हर किसी के लिए होती है, हर कोई इंतजार कर रहा होता है। आरएसएम एसएसबी जो एलडीसी का एग्जाम देती है, एक कांस्टेबल का एग्जाम भी इसी से हो रहा है। तो ये मेन 2 बड़ी परीक्षाएं हैं जो इससे होगी। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि आप तो हो ही, साथ में और भी जो ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी हैं साथ में, यानी कि भीड़ भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए 3 चरणों में करवा दी है परीक्षा। 3 अलग अलग दिनांकों को 6 चरणों में परीक्षा संपन्न होगी। ग्रेजुएशन की 2 दिन में फ्री हो गई थी। किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट, कोई भी घबराहट वगैरह नहीं करनी है आप लोगों को, पहले ही बता देता हूँ। अगर आप लोगों को और भी कोई भी जानकारी लेनी हो जो बिल्कुल आप लोगों को लगता है कि नहीं यार ये पूछूंगा तो शर्म आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ाई, देखो एग्जाम देने जा रहा हो, बिल्कुल बेशर्म होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर टीचर से भी किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी। जो आपका इन्विजिलर है उसको हर चीज़ बतानी है, बेटा अगर कोई टेबल का सरफेस वगैरह ठीक नहीं है, टेबल हिल रही डुल रही है, उसमें छेद वेद है, तो आप लोग ध्यान रखना, उस टेबल को चेंज करवाने के लिए तुरंत अपने इन्विजिलर को कह सकते हो। आप लोगों ने फीस भरी है, उस फीस का फ़ायदा आप लोगों को लेना है। आप लोगों को कोई भी समस्या है अगर आप लोगों के क्लासरूम में जहाँ पर आपके एग्ज़ाम हो रही है, आपके एग्ज़ाम हॉल में, तो आप अपने इन्विजिलर को तुरंत बताएंगे। ठीक है, यह आप लोगों का अधिकार है। ठीक है, और अधिकारों का फ़ायदा उठाएगा वही सच्चा देशभक्त है भाई। अधिकारों के साथ साथ में आपको भी पता है संविधान ने कर्तव्य दिए, तो कर्तव्य यही होते हैं कि भैया आप अपना स्वयं के सीट से मतलब रखो। आप ऐसी किसी भी प्रकार का न्यूसेंस नहीं करें कि बगल वाले को कोई परेशानी हो। ठीक है, किसी इन्विजिलर से आप लोग देखो कि भाई चलो आपका अधिकार है, तो आप एंट के बात नहीं करें, विनम्रता से बात करें, अच्छा रहेगा। नहीं तो उनके पास में एक ऑप्शन होता है, उनके पास में एक पेन होता है और आपके ओएमआर में एक गोला होता है। यह गोला नकल करने पर वीक्षक द्वारा भरा जाए। गोला भरा, काम खत्म, 5 नंबर गए। और हो सकता है आप लोगों को डिबार्ट भी कर दिया जाए, आगे जांच वांच भी हो सकती है। तो इस तरीके की गलती नहीं करें, आप लोग आराम से विनम्रता से सारे काम करें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी के मन में कोई डाउट है एग्जाम से रिलेटेड की और कुछ, सर क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके की कोई बात अगर हो तो तुरंत पूछ सकते हैं, फिर आगे अपन चलते हैं अपने कंटेंट पे। हाँ, कोई बात नहीं है, समझ में आ गई सब चीज़ें? ठीक है, आप लोगों को एडमिट कार्ड तुरंत ही निकाल लेना है। बाद में साइट वगैरह वीक होती है, कुछ और इशू होता है, फिर दिक्कत आएगी। एक दिन पहले प्रिपेयर हो जाना है भैया, 3 तारीख को प्रिपेयर ही रहना है आप लोगों को कि ये मेरा एडमिट कार्ड, ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरा पेन वगैरह जो भी है, दो पेन लेकर के आप जाओ आराम से। मोबाइल वगैरह आप घर पे ही रख के जाओ तो बढ़िया है। चैन वगैरह कुछ भी पहन रखी हो, घड़ी वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। तो जो भी चीज़ मेटल की है वो चीज़ आप लोग घर पे ही रख के जाए भैया। ओके, यहां तक होने के बाद में अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे एग्जाम के ऊपर। एग्जाम में आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जाते ही आप लोगों को अपना रोल नंबर देख करके और अपनी सीट पर प्रॉपर बैठ जाना है। सामने एक व्हाइट बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड जो भी है किसी भी स्कूल में जो भी है अवेलेबल, वहां सामने आप लोगों को दिखा हुआ है सारे रोल नंबर वगैरह का क्रम, सीटिंग अरेंजमेंट लिखा हुआ है। आप एक बार वापस से चेक कर लें। क्यों? क्योंकि आप किसी और की जगह पर बैठ जाओगे तो ध्यान रखना फिर आप लोगों के मार्किंग की बजाय उसकी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि सावधानी आप लोगों को भी रखनी है और वो भी पूरी रखते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद में अगर आप लोगों को एग्जाम के बीच में कहीं प्यास व्यास लगती है तो बेटा आप आराम से बता सकते हैं, आप लोगों का ये भी अधिकार है, आप पानी वानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉशरूम के लिए अलाउड नहीं है भाई, है ना। तो उस काम के लिए 3 घंटे बैठना है एग्जाम में, तो पहले ही फ्री होके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अगर आप लोग हड़बड़ी में ये काम भूल जाओगे, 3 घंटे परेशान होना है फिर आप लोगों को, फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर किसी की तबीयत खराब है तो बेटा अभी मौका है, आराम से तबीयत का भी आप लोग ख्याल रखो, दवाई दारू जो भी लेनी है वो ले लवा करके और अपने ठीक हो जाओ, है ना। लड़के मुस्कुरा रहे हैं दारू के नाम से। दवाई लेनी है, पेपर भी देना है भाई। उसके बाद में देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा, वहीं इनविजिलर जो होंगे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में आप लोगों को जैसे पेपर वगैरह, उसी एक पूरा बैग ही होगा, पॉलीथीन का पूरा एक पैकेट होगा, उसी में OMR होगी, उसी में पेपर होगा। पेपर नहीं खोलना है, सिर्फ OMR आप लोगों को बढ़िया से आपका जो एडमिट कार्ड है उसको देखना। एडमिट कार्ड के ऊपर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, वो रोल नंबर फिल कर देना, और जो भी बाकी की डिटेल्स है, सेंटर कोड वगैरह, आपका नाम पता नीचे और साइन वगैरह ये है। हस्ताक्षर अभ्यर्थी कैंडिडेट्स सिग्नेचर उस पर ही करने हैं, हस्ताक्षर इनविजिलर, आप इनविजिलर नहीं हो उस पर मत कर देना। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये भी समस्या आती है, कई बार क्या होते हैं वीक्षक हस्ताक्षर उस पर साइन कर देते हैं, है ना, उस पर नहीं करने, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर उस पर साइन करने आप लोगों को। यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। फिर उसके बाद में आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाओ और गोले भरते जाओ। OMR पे आपको जो भी सही उत्तर लगता है ABCD उसमें गोले भरने हैं। मैं कई बार आप लोगों को ये चीज़ समझा चुका हूँ। बार बार छोटी छोटी चीज़ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 12वीं पास किए हुए विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम है ये, तो उन्होंने ज़्यादा परीक्षाएं दी नहीं है अभी जीवन में, तो उनको घबराहट हो सकती है। और घबराहट में जो मेन मुद्दे पे, जो मेन उद्देश्य से गए हो पेपर देने के लिए, वो आप लोगों का खराब हो सकता है। और 2-4 प्रश्नों की ज़रूर दिक्कत होती है अगर आप घबरा रहे हो वहाँ पर। तो समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलें। तो आगे बेटा आप लोगों को सारे उत्तर करने हैं, ये भी पता ही होगा क्यों, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है। तो आप लोगों को पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन जो हैं करने हैं, एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। 3 घंटे का टाइम है, सफिशिएंट होता है। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करें इधर उधर सोच विचार करने में, नहीं तो 1.5 घंटा ये भैया 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए टाइम बचा है कम, 2 दिन बचे हैं। अब 2 दिन में क्या करें? कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 4-5 महीने जब से CET का फॉर्म भरा है तब से कुछ पढ़ करके देखा ही नहीं और इनका एक पेपर आ गया भैया। देखते ही देखते इतना जल्दी टाइम आ गया है और एग्जाम आप लोगों का 2-3 दिन बाद में है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये करना है आप लोगों को कि जो 150 क्वेश्चन होंगे उन 150 में से आप लोगों ने देखा होगा CET का जो ग्रेजुएशन का पेपर था उसमें 100 नंबर, मतलब कि 100 क्वेश्चंस का अकेला मार्जिन जीके के पोर्शन का था, यानी कि 75% जीके आएगी। 10+2 में भी यही काम होगा, 75% जीके है। यानी कि अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी के कोई सब्जेक्ट्स अगर नहीं छेड़े हैं बिल्कुल भी, तो उनको छेड़ना भी मत। अब वक्त नहीं है कि बाकी के सब्जेक्टों के ऊपर मेहनत की जाए। जो पढ़ चुके हो उसका रिवीजन शुरू कर दो, बस अब यही वक्त है। 75% मार्जिन जीके का है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जीके के अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ना साइंस पढ़नी है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैथ, रीजनिंग और साइंस को थोड़ा सा स्टॉप कर दो। कंप्यूटर का बेसिक्स आप लोगों को सबको पता है, ज्यादा मोटी कोई किताब नहीं होती कंप्यूटर की, छोटा छोटा ऊपर से थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो। इतिहास के बाद में थोड़ा सा कंप्यूटर का माइक्रो, ये जो MS ऑफिस का है थोड़ा सा टूल्स वगैरह, जैसे कि MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसके अंदर कौन सी जगह पे फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, एडिट के अंदर क्या होता है, पेज लेआउट वगैरह में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को कंप्यूटर में पढ़नी है। डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। मुश्किल से 1 घंटे का काम है कंप्यूटर का, तो बस इतनी ही स्टडी आप लोगों को करनी है अभी कंप्यूटर की। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, सिर्फ जीके पढ़नी है, मैथ रीजनिंग अभी देखनी नहीं है, क्योंकि जीके का मैराथन तो वैसे मैंने करवा भी दिया था अभी, वो सॉरी रीजनिंग का मैराथन अभी 2 दिन पहले आप लोगों का रीजनिंग का मैराथन हुआ है ना, तो उसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन सभी के उठाए थे। तो ट्रिक्स आप लोगों को थोड़ी थोड़ी पता ही है, थोड़ा मेथड्स पता है, तो आप लोगों के रीजनिंग के क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैथ्स के ऊपर अभी नहीं ध्यान देना है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और आप लोगों से अभी होगा भी नहीं। इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं बेटा, तो इंग्लिश और हिंदी वाला जो पार्ट है उसके अंदर, हिंदी के अंदर अगर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थ, अनेकार्थक जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, अगर वो याद कर सको, 2-3 घंटे अगर हिंदी को दे सको, तो हिंदी के 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे बेटा।
10-10 नंबर की जी हिंदी और इंग्लिश पूछी जा रही है, तो 10-10 नंबर का मार्जिन मान के चलते हो आप, तो 5-5 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। बाकी एक पैसेज वगैरह होता है, पैसेज के क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। और कुछ वोकेब का मामला होगा तो बेटा वोकेब के अंदर आप लोग देख सकते हो कि इंग्लिश वाली वोकेब अगर इजी आ गई तो सभी के लिए इजी है, और अगर टफ होगी तो बेटा जो पढ़ता है ना उसके लिए भी टफ है, ठीक है। तो वोकेब किसी से पूछकर तो आएगी नहीं ना, उसके लिए कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसा कुछ है कि हाँ वहीं से आएगी, तो वैसे कोई बुक भी प्रीफर नहीं कर सकते। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर सामान्य जानकारी में आपके है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका तुक्का चलेगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तुक्के ही लगाने, क्वेश्चन छोड़ मत देना गलती से, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे आप लोगों को नुकसान होगा। क्या पता आपका तुक्का सही हो तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इंग्लिश और हिंदी का मैंने बता दिया है। अभी इंग्लिश के अंदर देखो, अभी कल एक मैराथन क्लास हिंदी और इंग्लिश की लेने वाला हूं, उसमें हम आप लोगों को मोटे मोटे जो टॉपिक है, एक बार टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, एक नरेशन की जानकारी दे देंगे आप लोगों को, और एक वॉइस की जानकारी दे देंगे। ये मेन मोटे मोटे टॉपिक है, यहाँ से ही क्वेश्चन आए थे ग्रेजुएशन में भी, और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके CET 10+2 में। तो ये 3 टॉपिक्स के ऊपर कल चर्चा करेंगे। हिंदी में भी मेन जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी संधियों के क्वेश्चन आए थे, संधि, तो संधि पूरा कंप्लीट कल अपन कर लेंगे एक साथ, हिंदी और इंग्लिश वाले मैराथन क्लास में, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग उसके लिए भी ध्यान रखें कि हिंदी इंग्लिश में क्या करना है। फिलहाल हिंदी इंग्लिश को भी ड्रॉप करते हैं, मैथ्स पढ़नी नहीं है। रीजनिंग को आज हो सके तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लो कि कौन से तरीके से कौन से क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर का मैंने आप लोगों को बता दिया, 1 घंटे का टाइमिंग होता है बस पढ़ने का। अगर होगा तो उसमें से आ जाएगा, और अगर उसमें से नहीं आता है, अगर कंप्यूटर के इतिहास में से कुछ नहीं आता है, अगर आप लोगों के जो टूल्स होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर की कुछ जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर के, कौन कौन से हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस अच्छे से याद कर जाओ बेटा कि इनपुट डिवाइस प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि 10+2 का ही तो एग्जाम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन। तो इनपुट कौन, जिससे हम डाटा अंदर डालते हैं कंप्यूटर में, तो इनपुट कीबोर्ड से डालते हैं क्या, लाइट पेन से डालते हैं क्या? हाँ, लाइट पेन से बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर नहीं है, क्योंकि मॉनिटर पे तो अपना डाटा शो होता है, इनकी आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का इतिहास, और कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस खोलना और MS वर्ड, उसको अंदर आप घर पे जाके कंप्यूटर को एक बार चेक भी कर सकते हो। MS वर्ड खोलोगे, MS वर्ड में पर देख लेना टाइटल बार पे क्या क्या है, जहां पर क्रॉस होता है क्लोज करने का, मिनिमाइज मैक्सिमाइज ऊपर वाली टाइटल बार, उसके नीचे जस्ट फाइल, एडिट वगैरह के ऑप्शंस होते हैं, उनको एक एक बार क्लिक करके खोलना, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में भी ये वाला प्रश्न आया था। इससे ज्यादा डीप में भी जाने का मौका है, वक्त है नहीं, ठीक है। अब आते हैं बेटा जीके पे, कि जीके में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आप लोगों की मेन जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि जीके में आप लोगों को करना क्या है। फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि पढ़ना क्या है, इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या वो मैं पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अभी लास्ट मोमेंट पे अब क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो आप लोग रेडी हो सभी कि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम पे कैसे तैयारी करनी है, 2 दिन के अंदर अंदर कितना तीर मार सकते हो वो आप लोगों को मैं बता सकता हूं भैया, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन भी करते रहना क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, और उनके अंदर भी क्या पढ़ना है, यह आप लोगों को अच्छे से मैं बता देता हूं, ठीक है। आप लोगों ने कॉपी पेन निकाल लिए? हाँ जी, तो रेडी हो आप लोग? तो देखो भैया, सीईटी के एग्जाम में सबसे पहले तो आप लोग देखना कि जो आपके टोटल मार्क्स होंगे, या यूं कहूं कि मैक्सिमम मार्क्स, वो होंगे कितने कितने नंबर का पेपर होने वाला है? 300 नंबर का पेपर होने वाला है, जिनमें से आप लोगों को जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 150, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आपका होगा,
अब सभी के मन में ये चल रहा होगा कि सर हमें कितने चाहिए नंबर, ये रहता है सभी में ना। देखो भाई, कितने के नंबर चाहिए ये तो आप लोगों को बाद में जब कट ऑफ मार्क्स आएंगे या फिर जब आप लोगों के फॉर्म वगैरह जब एलडीसी वगैरह के भरवाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिर भी एक प्रिडिक्शन होता है ना। प्रिडिक्शन ये है कि अगर कांस्टेबल की तैयारी आप लोग कर रहे हो आगे जाकर के, तो कम से कम नहीं ना तो 220 या आप मान के चलो कि 210 से और 220 नंबर आप लोगों को चाहिए होंगे। अर्थात 150 में से 110 क्वेश्चन आप लोगों के सही होंगे तो आप लोगों के नंबर आने वाले हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया कांस्टेबल का। और अगर एलडीसी की तैयारी आप करते हो आरएसएम एसएसबी की और एलडीसी की तैयारी करते हो तो बेटा ये नंबर जो होंगे ना आपके, यानी कि जो 220 मैंने बताए हैं, ये आप लोग आराम से मान के चलना कि 180 से लेकर के और 200 नंबर तक कम से कम चाहिए। दोनों की कट ऑफ में फ़र्क इसलिए है क्योंकि जो तरीका है आरएसएम एसएसबी ने बताया है कि किस प्रकार से पेपर लेंगे, तो वो लोग बता रहे हैं कि जो भी वैकेंसी होगी उसके 15 गुना विद्यार्थियों को ये लोग कॉल करेंगे। जो भी वैकेंसी है लाइक 4500 के समथिंग वैकेंसी है आपकी कांस्टेबल की, तो इसके 15 गुना विद्यार्थियों को कॉल किया जाएगा टॉप से, जो सीईटी में टॉप कर रहे हैं ऊपर से, तो ऊपर से 15 गुना विद्यार्थी कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं। और टॉप के यानी कि ऊपर से 15 गुना विद्यार्थी जो है वो एलडीसी का पेपर देंगे। लेकिन एलडीसी की खास बात यह है कि एलडीसी में पद इतने से नहीं है। अभी तक एलडीसी में अब तक यही चलता हुआ आ रहा है कि 14,000 प्लस पद हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राजस्थान के हैं, वैसे तो अभी बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं पेपर लीक मामले में, तो उन लोगों के पास में यानी कि सरकार के पास में आखिरी मौका है कि युवाओं को यानी कि विद्यार्थियों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको खुश करें। और 4-5 बार भाषण दे चुके हैं वो कि अगला जो बजट होगा वो युवाओं को समर्पित होगा, विद्यार्थियों के लिए होगा, यानी कि आप लोगों के लिए होगा। तो ये मुझे नहीं लगता है कि 14,000 पदों तक ही सिमट के रहेगी, ये गई 16,000 प्लस। और ये कांस्टेबल की 3 चरणों में पहले भर्ती निकाली थी, तो ये 4500 अभी दे रहे हैं, 4500 बाद में हो सकता है ये इसी में घोषणा कर दे कि ये पद ही बढ़ा करके 6-7 हजार कर दे। एसआई की भी भर्ती की घोषणा जल्द होने वाली है, आरएस की भी घोषणा इसी में होगी। तो ये बजट आ रहा है नया वाला, उसमें आप लोगों के देखना काफी सारी वैकेंसी आएगी। और वो एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका, बात यह है कि बेटा जो 2023 के अंदर अंदर नौकरी लग गया ना तो लग गया, इसके बाद में सरकारों का कुछ नहीं पता है कि पलटेगी या फिर यही रहेगी। अगर यही रहेगी तब भी नौकरी के चांसेस कम है, क्योंकि अब भैया खजाना तो लुट चुका है। तो 2-3 सालों तक तो वैकेंसीज आने से रही। इसके बाद में अगर मान लो बीजेपी की भी सरकार आ जाती है, कांग्रेस की अभी सरकार पलट जाती है और बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो भी नई नई सरकार है, बिखरा हुआ रायता समेटेगी पहले तो आकर के। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यही होगा कि 2-3 सालों तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। अर्थात आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अगर 2023 में नौकरी नहीं लगे तो 4-5 साल का, कम से कम 2-3 साल का तो पक्का वेट करना पड़ेगा अगर राजस्थान की किसी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो। अगर सेंट्रल की करो तो दरवाजे हमेशा खुले हैं, ठीक है। और सेंट्रल की तैयारी करना मतलब आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों को राजस्थान जीके नहीं पढ़ना, फिर वर्ल्ड और इंडिया जीके पढ़ना है सारा। अभी राजस्थान जीके आप लोगों का तैयार है, ऑलमोस्ट आप लोगों ने सीईटी की अच्छी तैयारी कर ली है। कंपटीशन का जो भी कंटेंट होता है वो सारा आप लोगों को भी पता भी है, आप लोग पढ़ चुके हो सकता है किसी ने 25% स्टडी करी है, किसी ने 40% कर लिया, किसी की 50% है, किसी की 70% है। तो ये 70%, 20% ये सब खत्म हो जाएगी अगर आप लोग इस 2023 में नौकरी नहीं लगते हो तो आप लोगों को पता है आरएस की भर्ती भी आएगी, एसआई की भर्ती भी आएगी, कांस्टेबल की आई रही है, एलडीसी की बड़ी भर्ती है। ये 14,000 बेटा खूब पोस्ट होती है ये, अगर 14,000 भर्ती भी आती है तो। हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर आप लोगों को पता ही है डिक्लेयर हो चुका है, जान लगा दो बेटा। अभी 12 तारीख को एक तो है ना, हाँ 12 मार्च को और 19 मार्च को 2 डेट है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। अगर जिसका फॉर्म भरा हुआ है तो वो पूरी जान लगा करके तैयारी कर दो। हिंदी, इंग्लिश और जीके सिर्फ 3 विषयों का ही तो एग्जाम है, मेहनत करो, हो जाएगा इसमें भी काम।
लास्ट वाली जो एग्ज़ाम थी, लास्ट वाली कट ऑफ बहुत हाई थी, इसलिए फिर बोल रहा हूँ कि तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो तो 1700 पदों पे थी, अब की बार 2650 कुछ पद हैं, तो आप लोग उसका ध्यान रखना, 2655 है ना। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्राइटेरिया है कि 180 to 200 आप लोगों को एलडीसी के लिए चाहिए, और लगभग आप लोगों को 210 से और 220 नंबर चाहिए कांस्टेबल के लिए। पहले कांस्टेबल की तैयारी करना बड़ा आसान था भाई, सबको पता है कि रीजनिंग आती है, साइंस आती है और जीके आती है बस, और करंट अफेयर्स। अब की बार देखो हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, क्यों? क्योंकि सीईटी पास करोगे तभी तो कांस्टेबल बनोगे। तो ये बड़ा भयंकर वाला गेम कर दिया है आप लोगों के साथ में, तो कांस्टेबल भी बनना अब बहुत मुश्किल हो गया है भाई। ठीक है, जो पढ़ेंगे अच्छा उनकी नौकरी लगेगी, जो लोग हल्के मिलेंगे इन चीज़ों को, कंपटीशन को, तो कोई मतलब नहीं है भाई। फिलहाल के लिए वापस से लौटते हैं अपन कि अब क्या करना है अपने को। ये तो पता चल ही गया कि आप लोगों को लगभग कितने नंबरों की मेहनत करनी है। इतने नंबर आने ही चाहिए आप लोगों के, तब जाकर के आप लोग आगे जाकर के किसी वैकेंसी का फॉर्म भर पाओगे। अब बात करते हैं कि पढ़ें क्या, कौन से विषयों पर। जीके भी तो छोटा मोटा नहीं है, जीके के अंदर भी कितने सारे पार्ट हैं कि हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पॉलिटी का है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर का तो रोल ही अलग है आप लोगों के राजस्थान में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पढ़ें क्या क्या, किसको ज़्यादा टाइम दें, किसको कम टाइम दें, ये आप लोगों के सामने चैलेंज है। तो इसके लिए मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प करूंगा, आप लोग घर पे जाकर के बस इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। भारत की बात बाद में करेंगे, पहले राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान का क्या पढ़ना है। तो देखिए राजस्थान के इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कभी आप इतिहास पढ़ते हो तो देखते हैं कि राजस्थान में 19 रियासतें थी और सभी रियासतों का आप लोगों को इतिहास पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कि मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, इधर की तरफ से भरतपुर शासकों का इतिहास, इधर से सिरोही का शासक, इधर के अलवर के अजमेर के चौहानों का इतिहास, सारे इन राजवंशों का इतिहास आप लोगों को पढ़ना होता है। फिलहाल वक्त नहीं है और मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा, एक तो बेटा आप लोग मेवाड़ का इतिहास अच्छे से पढ़ लेना। मेवाड़ के इतिहास के बाद में दूसरा है आप लोगों का मारवाड़ का इतिहास। बस ये दो राजवंश पढ़ लेना। यानी कि इधर तो थे आप लोगों के कौन से वंश के शासक, सिसोदिया बोल सकते हैं या फिर गुहिल बोल सकते हैं, एक ही बात है। इन दो राजवंशों का इतिहास पढ़ना है और इधर की तरफ से आपको राठौड़ों का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ दो प्रकार के राजवंश आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए पढ़ने हैं और मोटे तौर पर बस इतना ध्यान रखना है, बाकी की जो 19 रियासतें थी, जैसे कि मैंने बोला अलवर की तरफ, अलवर किसका था, तो बस इतना ध्यान रखना है कि अलवर में नरु का राजवंश। ठीक है, इधर की तरफ बीकानेर की तरफ कौन, मतलब मारवाड़ में आ गया, वो तो पढ़ना ही है। अजमेर में चौहानों का, बस मूल पुरुषों के नाम सभी के याद रखना है अपने को। हाड़ौती का इतिहास में देखना है अपने को सिर्फ मूल पुरुष का नाम, या फिर वहां की कोई रानी प्रसिद्ध हुई हो, जैसे कि कई बार चलती है हाड़ी रानी कर्मावती, तो हाड़ी रानी कर्मावती का इतिहास थोड़ा सा पीछे हाड़ौती से जाता है, लेकिन पूरा इतिहास मेवाड़ में आ जाएगा। ठीक है, जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसे कि मान लो कि भाटी वंश भी था, और इधर की तरफ अपन बात करेंगे तो करौली की तरफ में कौन सा, यादवों का। ठीक है, तो रियासतों में आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। मैंने फिर बता दिया, मेवाड़ और मारवाड़ में। और भी ज्यादा अगर हल्के में लेना है कि नहीं सर मेरे पास में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है कि मैं इनमें भी आप शॉर्ट में बताऊं क्या पढ़ना है, तो भैया मूल पुरुष दोनों के याद कर लेना है। यानी कि कौन कौन शासक थे जो संस्थापक थे, स्थापना किसने करी, ये पढ़ लेना। बात करते हैं फिर आगे, ऐसा कोई शासक जिसका स्थापत्य कला में बहुत ही भयंकर वाला योगदान था, दोनों में उनको देखना आप लोग। लाइक मेवाड़ की बात करें तो बेटा एक कुंभा बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था। ठीक है, लाखा का इतिहास खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो कुंभा हो गए, लाखा हो गए। ठीक है, एक राणा सांगा का इतिहास खूब पूछा जाता है आपसे। लास्ट वाला जो सीईटी का पेपर था उसमें सांगा के बारे में खूब सारे क्वेश्चन आए थे आप लोगों के, जो भरतपुर की साइड में जो युद्ध लड़े थे बयाना खानवा वगैरह के, तो ये खूब प्रश्न है। ठीक है,
इधर गुजरात की तरफ कौन कौन से युद्ध हुए, गुजरात के लिए जो अभियान कौन कौन से थे वो आप लोगों को देख लें कि मेवाड़ के किन किन शासकों ने गुजरात में अभियान भेजे थे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लेना। मारवाड़ की बात करें तो इधर से भी एक, जैसे कि मालदेव बड़ा प्रतापी शासक हुआ भाई। जोधा पढ़ना है आप लोगों को, ढंग से डीप में पढ़ना है। कौन कौन से इनकी स्थापत्य कला में योगदान था, कौन कौन सी बिल्डिंग्स इन लोगों ने बनाई, इमारतें कौन कौन सी बनाई, कौन से दुर्ग किसने बनवाए, ये आप लोगों को मेवाड़ मारवाड़ में ढंग से पढ़ना है, पहला काम तो। इससे बेक नहीं जाना है आप लोगों को इतिहास में। क्यों? क्योंकि फिर आता है प्राचीन राजस्थान का इतिहास, एंशिएंट जो राजस्थान है उसके बारे में बेटा अभी टाइम नहीं है कि उन चीजों को हम पढ़ सकें, क्योंकि सभ्यताएं पढ़ेंगे उसमें काम हो जाएगा। आगे एक टॉपिक बताऊंगा अभी सभ्यताओं का, सिविलाइजेशंस का, उसमें देख लेंगे अपन लोग। फिलहाल के लिए 2 इतिहास आप लोगों को ज्यादा डीप में पढ़ना है। इसके बाद में आते हैं मॉडर्न पे। राजस्थान के इतिहास में मॉडर्न जो राजस्थान का इतिहास है उसके अंदर तीसरा पॉइंट आप लोग देखना है कि जो देशी रियासतें हैं, सारी की सारी 19 याद रखनी है। और यहां किन लोगों का शासक था, कहां किसका शासन था, बस 10+2 का एग्जाम होने वाला है, सबको पता है। लेवल थोड़ा सा लो लेकर के चलना है। हालांकि आजकल सरकारों का कोई पता नहीं है कि लो लेवल पे एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं कि थोड़े दिनों पहले वन रक्षक वनपाल का पेपर था। वनपाल का लेवल बड़ा होता है, वन रक्षक का लेवल कम होता है, लेकिन वन रक्षक का पेपर वनपाल से भी ज्यादा कठिन था। तो ये आप लोगों को कोई भरोसा नहीं रखना है। जो पेपर सेलेक्टर्स होते हैं उन लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि भैया कैसे क्या, क्योंकि कट ऑफ वगैरह के अकॉर्डिंग उनको पेपर सेट करने होते हैं, है ना। कहाँ बच्चे विद्यार्थी ज्यादा बैठ रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि वन रक्षक में ज्यादा थे, वनपाल में कम थे। वैकेंसी वनपाल की कम थी तो पेपर का लेवल उस अकॉर्डिंग था। वन रक्षक में भर्ती जो कैंडिडेट्स थे वो बहुत ज्यादा थे, तो उसका पेपर का लेवल वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेबल के पेपर देखे आप लोगों ने भी रिसेंटली, पेपरों का लेवल था ना, क्यों था? बिकॉज कैंडिडेट्स ही बहुत ज्यादा थे। अभी वापस से आते हैं देशी रियासतों में कहां किसका शासन था, ये आप लोगों को मेन तैयारी करनी है। अगर आप लोगों के पास में कंटेंट है तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं भाई। फटाफट से जो भी किताब कॉपी नोट्स लिख रखे हैं आपने वो लो, एक हाइलाइटर लो, और जो जो चीजें मैंने बताई है कि कुंभा को उठाना है, लाखा को उठाना है, सांगा को उठाना है, घर से नहीं उठाना है, किताब में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि घर से नहीं उठेंगे ये, अरे इनके लिए तो कब्रें खोदनी पड़ेगी तब उठेंगे ना, और वो भी छतरियां उखाड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जहां पर भी कोई शाही परिवार का व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद में जहां उसको दफनाया जाता है वहां छतरी बन जाती है। और छतरियों का देखो बड़ा मजेदार बात है, राजस्थान में छतरियां क्या होती है, राजस्थान के अंदर जितनी भी छतरियां है ना अधिकतर वो सारे के सारे इनके शमशान घाट हैं। और हमारी कल्चर में क्या होता है कि जिसकी शादी होने वाली होती है वो शमशान घाट वगैरह से इनसे दूर रहता है। राजस्थान में कल्चर है ऐसा कि नहीं, इन सब चीजों से दूर रखा जाए, नजर से बचा करके रहा है, बुरी ताकतें लग जाएगी वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ चलता है राजस्थान में। और हम देखो फोटोशूट करवाने के लिए छतरियों में ही जाते हैं, प्री वेडिंग फोटोशूट करवाने के लिए छतरियों में तो जाते हैं। गेटोर की छतरियां जयपुर की, आप देखो एनी टाइम वहां पर फोटोशूट चलते रहते हैं शादियों के, जबकि वो तो मुसाना है, शमशान घाट है भाई। गजब की कल्चर है। फिर सोचते हैं कि मैं हमारी शादी आगे जाकर के सुख संपन्न हो जाए। ऐसे सुख संपन्न होगा भाई, तुम मुसानों में घूम रहे हो शादी से पहले तो, ठीक है। तो अब देखो देशी रियासतों का समझ में आया। अब आगे देखिए 4th नंबर पे क्या देख सकते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ऊपर वाली ये देशी रियासतें चाहे पढ़ो या नहीं पढ़ो, प्रजामंडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। प्रजामंडलों के अंदर क्या पढ़ना है, कितने प्रजामंडल थे, और नाम के आगे, हर प्रजामंडल के नाम के आगे आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन संस्थापक वगैरह था, कौन प्रजामंडल का नाम और कौन, किसने बसाया, कौन था, किसने स्थापना करी, कौन मेन व्यक्ति था, मुख्य व्यक्तित्व का नाम याद रखना है। प्रश्न सीईटी में देखे होंगे आप लोगों ने
कि भैया इस प्रजामंडल के आगे और उसका व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था, मिलान करने वाले क्वेश्चंस थे, तो एक से काम चलेगा नहीं, सारे के सारे प्रजामंडल आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, किसान आंदोलन। अब आप कहोगे कि सर ये तो सिलेबस में ही लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को ये भी तो बता रहा हूं कि शॉर्ट में क्या क्या पढ़ना है। किसान आंदोलनों की बात करें तो लाइक आप लोगों को मेन तो देखो बिजोलिया को लेना है और बेंगू को लेना है। हालांकि नीमू चाणा वगैरह भी पूछ सकता है जो अलवर की तरफ है, लेकिन बिजोलिया और बेंगू तो खास तौर से पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये किसान आंदोलन है और किसान आंदोलनों का जो जनक था, यानी कि किसने शुरू किया और कहां शुरू किया, यह पढ़ना है। अभी ये सब चीजें मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, ये सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, ये शॉर्ट में मैं आप लोगों को सब बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में मैं आप लोगों को ये सब चीजें बताऊंगा। अभी फिलहाल ऑनलाइन में आप लोगों को क्योंकि टाइम इतना नहीं हो पाता है कि 2-3 घंटे आप लोग वीडियो देखोगे, 2-3 घंटे में बहुत सारी पढ़ाई कर लोगे। 40-50 मिनट में जो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो बिजोलिया बेंगू किसान आंदोलन मोस्टली आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। फिर बात करते हैं बेटा 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति के अंदर क्या पढ़ने हैं वो देखो आप। राजस्थान में कहां से शुरू, राजस्थान में क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति, और जब क्रांति हो रही थी तब राजस्थान में जैसे कि एजीजी के प्रश्न आते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये पॉलिटिकल एजेंट, नाम सुना होगा मैकमोसन, मेजर बर्टन, इस तरीके के सीईटी में खूब प्रश्न आए। बस 1857 की क्रांति में मैंने बोला बस 3 चीजें पढ़ लेना। एजीजी के नाम, जैसे कि अजमेर में कौन था, मेवाड़ में कौन था, मारवाड़ में कौन था, कौन पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ठीक है। तो कौन सी जगह पर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगी कि आउवा के अंदर मैकमोसन नाम का एक था, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है आप लोगों को। 3 चीजें याद करनी है 1857 की क्रांति में, ठीक। आगे चलें तो आगे देखिए, हिस्ट्री का लगभग बस इतना अध्ययन करना है आप लोगों को, इससे ज्यादा अध्ययन आप लोगों को करना नहीं है, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई राजस्थान में। उसके बाद में जो भी काम होंगे सेंट्रल लेवल के चलते आ रहे हैं, जैसे कि मान लो भारत आजाद हो जाएगा, उसके बाद में क्या इतिहास पढ़ने। हाँ, एक एकीकरण वाला टॉपिक मेरा बच्चा है। एकीकरण के 7 चरण आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि पहला चरण कौन सा था, जिसे किस नाम से जाना जाता है। दूसरे चरण में क्या हुआ, लाइक मत्स्य संघ की स्थापना होती है। उसके बाद में ये पूर्वी राजस्थान संघ बनता है। उसके बाद में बाकी के सारे जो चरण हैं, इनमें ही एक चीज और ध्यान रखनी है कि बेटा एक 30 मार्च का दिन आएगा। 30 मार्च को क्या होता है, राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, जयपुर जैसी राजधानी को क्या किया गया था, एकीकरण के चरणों में शामिल किया गया था। जयपुर उसमें शामिल किया गया था ना, तो जयपुर अभी वर्तमान में राजधानी है। तो जयपुर जब शामिल किया गया तो उसी दिन को हमने यादगार बना दिया और 30 मार्च को हम
क्या करते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं, जबकि एकीकरण तो 1 नवंबर को हुआ था ना, और 1956 में। तो आखिरी जो चरण था एकीकरण का वो 1 नवंबर 1956, जिसमें आपका जो वर्तमान में राजस्थान है वो बन करके सामने आया था। बस एकीकरण के बाद में इतिहास में कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की ज्योग्राफी